हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ऑल वेल ना? माई सेल्फ अभिषेक सिंह एंड आई एम योर साइंस मेंटर। साइंस सुनकर थोड़ी खुशी हुई ना? होती है। साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है। एक्चुअली साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हम, साइंस तो एक पूरा यूनिवर्स ही है खुद। मतलब यूनिवर्स में जितने भी लॉ है वो क्या है? साइंस ही तो है। अभी आप घर पर बैठे हो, फ़ोन में नया लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या है ये? साइंस है। फ़ोन साइंस ने ही तो बनाया है। इसके बाद पंखा चल रहा है, एसी चल रहा होगा, क्या है ये साइंस है। फिर उसके बाद आप घर से बाहर निकले, आपने देखा कि पेड़ है, फिर उसके बाद गाड़ी चल रही है। ये सब किस में आ रहा है? सब का सब साइंस में आता है। आप थोड़ा और बाहर आओ, देखो प्लेन उड़ रहा है, साइंस है। बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो भी साइंस है। बस साइंस के अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो सबको बताता हूँ मैं आपको। तो आज के लाइव सेशन में सबसे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो साइंस को इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, पर आप लोग समझो अभी। साइंस तो एक साइंस क्या है? अभी एक नेचुरल फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर ही बात करता है। जिसका प्रूफ नहीं, वो साइंस हो ही नहीं सकता। वो कोई बोलते हैं ना, मिथ है, अफवाह है। अफवाह जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये एक मिथ हुआ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माननी ही पड़ती है, जिसका हमें प्रूफ मिलता है। जैसे कि सुबह हुआ तो सनराइज होगा ही होगा, तो ये साइंस हुआ। रात हुआ तो सनसेट होगा, और ये मून आएगा, तो क्या है? ये सब साइंस ही है। तो आज मैं इसी के ऊपर पहले बात करता हूँ सबसे पहले। तो जो साइंस है, साइंस के बेसिकली 3 ब्रांच होते हैं। 3 ब्रांच होते हैं साइंस के। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी। वैसे तो साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं स्टडी के हिसाब से, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया हूँ: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फिजिक्स। तो फिजिक्स में ना हम 2 तरह की चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं। एक होता है मैकेनिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स मतलब जिसमें मोशन होगा, वो हो गया अपना मैकेनिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक करंट वाली चीज़ें जो आ जाएंगी, तो वो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हो जाते हैं: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री आप समझिए, जिसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर और भी कुछ चीज़ें जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं भी ऑर्गेनिक के ऊपर। तो ऑर्गेनिक में हम कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। और एक होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और फिर सबसे लास्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का भी 2 ब्रांच है, एक है जूलॉजी और एक है बोटैनी। तो जूलॉजी मतलब हम जिसमें एनिमल से रिलेटेड थिंग पढ़ेंगे, और जूलॉजी मतलब बोटैनी मतलब जिसमें हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे, और जूलॉजी मतलब जिसमें हम एनिमल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को साइंस के अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर पोर्शन, आप लोगों को साइंस का नॉलेज हो गया होगा। ठीक है। तो साइंस के 3 ब्रांच मैंने कौन से बोले? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के 2 ब्रांच बोला मैंने सबसे पहले, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। केमिस्ट्री के 3 बोला मैंने, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर बायोलॉजी का 2 बोला मैंने, बोटैनी, जूलॉजी। अब ये सब चीज़ें ना आपस में कहीं ना कहीं आकर इंटरेक्ट हो सकती है। फिजिक्स केमिस्ट्री से इंटरेक्ट होती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी से होता है, पर कहीं ना कहीं सब में डिफरेंस भी है। और हाँ, फिजिक्स का एक सबसे बड़ा ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, जो सुनने में ना यार हमें मैजिक जैसा लगता है, पर ये जो क्वांटम फिजिक्स है वो आपके सिलेबस में फिलहाल कुछ है नहीं, तो इसके लिए मैंने उसकी बात नहीं की। तो याद रखना, ब्रांचेस तो बहुत सारे, बट आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग मैंने साइंस के जितने ब्रांचेस हो सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अब हम आते हैं आपके सिलेबस पर। तो आपका जो सिलेबस है, सबसे पहला सेशन हो रहा है अपना। तो अभी लाइव सेशन जब हम ले रहे हैं तो हम सिलेबस पे आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे इसमें 2 मोटिव होता है। एक तो होता है कि हम नॉलेज के लिए पढ़े, दूसरा होता है हम एक मार्क्स गेन करने के लिए पढ़े। ठीक है। तो नॉलेज के जब पढ़ते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम मार्क्स तो गेन कर ही लेंगे, पर अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है हमें। तो आपका जो सिलेबस है साइंस की बुक, वो ना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, साइंस 1, साइंस 2। ठीक है। तो साइंस 1 में आपका ना एक्चुअली पूरा फिजिक्स जैसा है, और साइंस 2 पूरा बायोलॉजी है, और केमिस्ट्री थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ मिल जाता है, इस तरह से। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आता हूँ आपके साइंस 1 के पहले चैप्टर पे। चलो सब लोग बुक खोलो फटाफट। चैप्टर का नाम बताओ क्या है?
पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, ठीक है, पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। चलो फिर बुक खोल ली सब लोगों ने। ग्रेविटेशन सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम जानते हैं, पर एक्चुअली ग्रेविटेशन के बारे में हम बहुत कम चीज़ें जानते हैं, जो लेक्चर की वजह से हमारा नॉलेज अपग्रेड होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ग्रेविटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब हम सबसे पहले मुझे बताओ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों के लिए। टाइप करो इसका आंसर सब लोग फटाफट। ठीक है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर यूनिवर्स में जितने भी अट्रैक्शन होते हैं, जितने भी मोशन होते हैं, वो सब में ग्रेविटेशन आ जाता है, ठीक है। मोशन इन द सेंस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, ये होता है। अब हम कॉमन लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूँ जो लोग स्कूल कभी नहीं गए हैं, जो लोग साइंस नहीं पढ़े एटलीस्ट, तो उनके लिए ग्रेविटेशन क्या है? अर्थ है, हमने एक बॉल फेंका, बॉल जमीन पर गिरा, ठीक है, वी थ्रो अ बॉल एंड द बॉल बाउंस ऑन द लैंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेविटेशन है। हाँ, ये ग्रेविटेशन है, पर सिर्फ ये ग्रेविटेशन नहीं है। ग्रेविटेशन एक वास्ट टॉपिक है। अभी मिट्टी पर आप लोग अपना हाथ रब करो, ऐसा एक बार फिंगर रब करो, और देखो आपके फिंगर पे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स चिपक जाएंगे। क्यों? अब उसको आप ऐसा करो, क्या वो नीचे गिरेगा? नहीं। क्यों नहीं गिर रहा है? क्या ग्रेविटेशन काम नहीं कर रही है? ग्रेविटेशन तो काम कर रही है ना, तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? इसके लिए मैंने बोला कि जो लोग साइंस नहीं पढ़े उनके लिए ग्रेविटेशन आधा अधूरा है, उसका नॉलेज हमें अपग्रेड करना है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको लोगों को बताता हूँ कि रीज़न क्या है, ठीक है। पर उसके पहले आप लोग सोचते हुए चलिए। हाँ, अब देखो बारिश हुआ, ज़मीन पर पानी गिर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन है, पर सिर्फ ये ग्रेविटेशन नहीं है। अब जो हम क्या सोचते हैं, न्यूटन ने ग्रेविटेशन फाइंड किया। कैसे फाइंड किया कि उन्होंने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, उनके सर पर एप्पल गिरा और उन्होंने वहीं से इसकी डिस्कवरी कर दी, ठीक है, फैक्ट सही है, मे भी स्टोरी सही होगा कि उनके सर पे गिरा एप्पल और यहाँ से डिस्कवरी हो गया। पर वो क्या है, वो यहाँ रुके नहीं, सिर्फ अर्थ पर ही नहीं रहे, वो बाकी चीज़ों तक भी गए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जो काले बादल हैं, ठीक है, उसमें से पानी ज़मीन पर गिर रहा है, पर चांद है, चांद गिर रहा है क्या यहाँ? चांद कैसे अटका हुआ है आसमान में? कभी सोचा आप लोगों ने ये? क्या चांद पर उसका ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा है? क्या चांद तक अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पहुंच रहा है? सोचो। देखो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मेरे जो लेक्चर रहेगा ना, जो भी ऑनलाइन सेशन चलेंगे अपने, जो भी लाइव सेशन चलेंगे, उसमें मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दूंगा। मतलब आप लोगों के दिमाग में डाउट्स पैदा भी करूंगा, डाउट्स क्लियर भी करूंगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच गए आप लोगों के दिमाग में, तो प्लीज़ आप लोग डाउट हब में अपना क्वेश्चन पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, डाउट्स रखिए मत। और हाँ, डाउट सिली भी हो सकते हैं, बहुत छोटे डाउट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं छोटे डाउट्स पूछूंगा, अच्छी बात नहीं है। डाउट्स पूछना ही पूछना है, चाहे सिली हो चाहे बड़े हो, क्योंकि आपको डाउट है तो आपको पूछना ही चाहिए। अब जब तक हम डाउट्स को क्लियर नहीं करते ना, हम तड़प मची रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है। इसके लिए हमें अपना डाउट्स क्लियर करना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन का जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को, अभी ऑनलाइन मत पूछिए, तुरंत मत पूछिए, उसको आप लोग डाउट हब में पूछिए, क्योंकि यहाँ पे सबके आंसर एक साथ में देना पॉसिबल नहीं होगा मुझे। इसके लिए डाउट हब पर ही अपने क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर, हाँ, ग्रेविटेशन, तो एक्चुअली ग्रेविटेशन ना ये आधा वर्ड है या आधा टर्म बोलूँ मैं, ये आधा टर्म है। ग्रेविटेशन फोर्स पूरा टर्म है, ठीक है। वैसे तो ग्रेविटेशन वर्ड रॉन्ग नहीं है, या आधा भी नहीं है, बट ग्रेविटेशन फोर्स पूरा वर्ड है। हम इसको कॉमन लैंग्वेज में ग्रेविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। बट अभी ग्रेविटी का एक जगह हम और यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तो हम क्लियर करेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सिर्फ ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स सेम है कि अलग है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन वर्ड कहाँ से आया, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से आया, वो सब आप जान चुके हो। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स की डिस्कवरी की, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, सर आइजैक न्यूटन, सिर्फ न्यूटन बोलना अच्छा नहीं लगता, ही इज़ ए फादर ऑफ फिजिक्स, तो रिस्पेक्ट देना बनता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाँ, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन आप लोग थोड़ा समझ रहे हो कि क्या हुआ होगा,
तो देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, वो एक कार्टून बनाया हुआ है कि न्यूटन यहाँ बैठे हुए हैं, मैंगो एप्पल ट्री से एप्पल गिरा और फिर ये इन्होंने यहाँ पे ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कर दी। बट असल में सिर्फ स्टोरी इतनी सी नहीं है, स्टोरी सिर्फ इतनी सी नहीं है, स्टोरी काफ़ी बड़ी है, रिसर्च काफ़ी बड़ा है। ये एक इंसिडेंट की वजह से एक नया फील्ड आ गया साइंस में जिसे हमने फिजिक्स का नाम दिया, इस इंसिडेंट की वजह से ही आ गया। ठीक है, तो ये स्टोरी कहाँ तक गई है पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट आपके सिलेबस में जितना है और एक्चुअल ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितना है हम वो सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो फिर, तो अब यहाँ पे समझिए आप। तो देखो मैंने पहले कहा था कि फोर्स, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है, ये वर्ड याद रखना। ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है, और उस फोर्स में एक मोशन आ जाता है। समझिए आप लोग, ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है, उस फोर्स की वजह से एक मोशन आ जाता है। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्स का डेफिनेशन सब आप लोगों को पता ही होगा, फोर्स क्या होता है, पता है ना? ठीक है, और मोशन क्या होता है ये पता रहेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, किसी चीज़ पे ताकत लगाना। मोशन क्या हो गया, कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन से हिलना फिरना, ये हो गया मोशन। ठीक है, तो अगर अब कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर रेस्ट पर है, कोई भी सब्सटेंस अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो रेस्ट पर ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पेन यहाँ रुका हुआ है, ये ऐसा ही रुका रहेगा, कब तक, जब तक इसको यहाँ से कोई फोर्स ना लगे। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो कहाँ, ये ज़मीन पर गिरा, क्या हुआ, सीधा सीधा अर्थ पर गिरा। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स काम किया, एक एक्सटर्नल फोर्स काम किया जिसका नाम ही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अब इसको मैं स्पेस में रख देता, क्या गिरता? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पहुँच नहीं पा रहा है उतना, समझो। ठीक है, वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो अनलिमिटेड है, बट वो फोर्स इतनी वीक होती जाती है एक रेंज के बाद, वो इतनी वीक होती जाती है एक रेंज के बाद, एक एरिया के बाद, एक डिस्टेंस के बाद, कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम ही नहीं करता है। ठीक है, वैसे तो इसका डिस्टेंस जो है अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती रहती है, बट पावर इतना कम हो जाता है, फोर्स इतना कम हो जाता है कि वहाँ तक उसको मोशन में ला ही नहीं पाता। ये स्पेस की बात हो गई, यहाँ का सब समझ गए। पेन छोड़ा, ज़मीन पर गिरा, तो क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब क्या, रेस्ट पर था, मोशन में आया, क्यों आया, क्योंकि इस पर फोर्स काम किया। अब इसका उल्टा भी बता देता हूँ मैं, अगर कोई चीज़ मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो कब तक मोशन में रहेगी, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो मोशन में ही रहने वाला है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन फ्रॉम थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पास्ट। ठीक है, इतने सालों से अब तो घूम रहा है, वो क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इतना पावरफुल नहीं है कि जो अर्थ को रोक सके। ठीक है, तो ये घूमता ही रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स आया, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स आया, ठीक है, और आकर कोई अर्थ को रोका, जो इम्पॉसिबल ही लगभग, तो ये क्या हुआ, मतलब जो चीज़ मोशन में थी उसको रेस्ट में लाने के एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया, जो चीज़ रेस्ट पर थी उसको, जो चीज़ मोशन में थी उसको रेस्ट पर लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक्चुअली जो मैं आपको अभी चीज़ बताया मैं लास्ट 5 मिनट्स में, ये मैंने नहीं दिया है, ये न्यूटन सर का ही लॉ है, सर आइजैक न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मैं तो बस यहाँ पे रिवीजन करा दिया क्योंकि टॉपिक आ गया था अपना फोर्स एंड मोशन। ठीक है, अब आप लोगों का फोर्स एंड मोशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो इसको आज के आज 3 के तीनों लॉ याद करोगे अच्छे से। ठीक है, लेक्चर खत्म होगा अपना, जस्ट आफ्टर द लाइव सेशन यू विल गो विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और 3 को तीनों लॉ पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ये एक्चुअली हिस्ट्री रहता है, तो जितने काम की चीज़ थी मैंने बता दिया आपको, सर आइजैक न्यूटन है। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ये हम पार्ट, ये सब चीज़ें एक्चुअली हिस्ट्री जाती है, तो साइंस लेना देना नहीं इसका, बट एक फ्री नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए नाम याद होना भी ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, अब आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो देखो ठीक है, सर्कुलर मोशन गोला रहेगा, ये तो कोई भी सोच सकता है। सर्कुलर यानी सर्कल, तो सर्कल में जो मोशन होता रहेगा सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसा जो मोशन हो रहा है, इसको हम क्या बोल दिए, सर्कुलर मोशन। यही वाला सर्कुलर मोशन, क्या, रिवॉल्विंग, रोटेटिंग और रिवॉल्विंग, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा इसी के आजू बाजू तो घूमेगा, ये समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे सेंटर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, सन और अर्थ। ये हो गया अपना सन, ये अपना सन हो गया, और ये अपना अर्थ हो गया। ठीक है, ये सन, ये अर्थ। तो ये जो अर्थ है अपना, ये समझो कैसा, यहाँ पे ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो ऐसा गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इनके बीच में कुछ तो फोर्स है जिसके वजह से घूम रहा है। हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में एक फोर्स और होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने का आप लोगों को सबसे इजीएस्ट और आपको टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल देता हूं। तो ये देखिए, ये एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल, एक रोप लीजिए या थ्रेड लीजिए, मतलब रस्सी या धागा लीजिए, और उसके ऊपर एक कोई भी हैवी मेटल या स्टोन बांध दिए। ठीक है, एक एंड पर रस्सी लिया, एक एंड पर आपने उस पर पत्थर ही बांधा। ठीक है, और एक एंड को आपने अपने हाथ में लिया। अब आप उसको ऐसा हल्का सा रोटेट करना स्टार्ट करो, मतलब रिवॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप ऐसे अपने हाथ को जब आप रोटेट कर रहे हो तो कैसा वो धीरे धीरे रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब उसको मतलब आप फोर्स देते हो, देखो कैसा होता है, राउंड एंड राउंड, कितना मस्त घूमता है वो, आप देख ही रहोगे तो। ठीक है, ऐसा घूम रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें जो रस्सी है, यहाँ पे जो रस्सी है वो क्या किया है, उसको एक्चुअली बांध कर रखा हुआ है। ठीक है, रस्सी क्या किया, उसको बांध के रखा हुआ है। बांध के रखा हुआ क्या मतलब, उसको बॉन्ड बना के रखा है, उसको बाइंड करके रखा हुआ है, उसको जान ही नहीं दे रहा है। इन केस आप घुमाते घुमाते छोड़ दोगे पत्थर, घुमाते घुमाते आप छोड़ दोगे, तो देखो कैसा होगा, वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा और गिर जाएगा। सही, एक डायरेक्शन में जाएगा मतलब, और सीधा जाएगा। आप जब घुमा रहे हो तो गोल गोल घूम रहा है, मतलब छोड़ोगे तो स्ट्रेट जाएगा, वो टेंजेंशियली जाएगा, अपने टेंजेंट में जाएगा वो, ना कि घूमते हुए जाएगा। अब भले ऐसे तो घुमा रहे हो, पर छोड़ने के बाद गोल गोल नहीं घूमेगा, वो एक टेंजेंट में एक सीधी लाइन में जाएगा। जैसे कि आप ऐसे घुमा रहे थे, आपने यहाँ पे छोड़ा उसको, तो सीधा इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा वो। ठीक है, तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, और अब जो घूम रहा है, जिसके वजह से घूम रहा है, जिस फोर्स की वजह से घूम रहा है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसको बांध कर रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो अर्थ है, सन के आजू बाजू जो घूम पा रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, ठीक है, बट वो जो बंधा हुआ है, जिस फोर्स की वजह से बंधा हुआ है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जा रहा है। जो सर्कुलर मोशन चल रहा है वो सेंट्रीपिटल हो जा रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हम जिसे नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग इसको ठीक है अलग अलग पढ़ते हैं, बट हम इसको साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो जो अर्थ के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपना पत्थर वाले स्टोरी में थ्रेड जैसा काम कर रहा था। मतलब यहाँ पे जो पत्थर जो धागा था, यहाँ पे जो अपना थ्रेड था, वहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। यहाँ पर जो अपना अर्थ है, यहाँ पर वो अपना पत्थर हो गया। और यहाँ पर जो अपना सन है, यहाँ पर अपना हाथ हो गया। देखो हमने हाथ से बांध कर रखा था ना। ऐसा मैं जस्ट एग्जांपल ताकि आप लोग समझ पाओ ग्रेविटेशनल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, अब देखो, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, वो इनवर्ड होता है। ठीक है, वो इनवर्ड होता है, याद रखना। सेंट्रीपिटल का फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है, वो मतलब अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, आपके सिलेबस में तो फिलहाल नहीं दिखा, बट जो सेंट्रीफ्यूगल होता है समझ लो, जस्ट अपोजिट दी सेंट्रीपिटल इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल
अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बंद के रह जाता है, जिसकी वजह से बंद किया जाता है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैंने जो पहले आपको बताया था वो आधा अधूरा था एक्चुअली, जो मैंने सिर्फ सेंट्रीपिटल बताया वो हाफ नॉलेज था, वो हाफ कॉन्सेप्ट था, अब पूरा कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर जाने की कोशिश करता है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके वजह से कोई भी सर्कुलर मोशन स्टेबलिश रहता है। तो सर्कुलर मोशन आप लोग समझ गए होंगे अभी। तो अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप लोग समझिए जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया था, पत्थर बांधा और घुमाना शुरू किया, तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब हम उसको छोड़ेंगे, मतलब जब टूट जाएगा, समझो रस्सी टूट गया, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंशियली जाएगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है उसका वो हर एक पॉइंट पर चेंज होते रहता है, जैसे यहाँ पर छूटा तो यहाँ गया, ठीक है, और समझो यहाँ पर छूटा तो यहाँ आएगा, अगर यहाँ गया तो यहाँ जाएगा। तो इस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है, जो टेंजेंट बनता है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। सो आई होप आप लोगों को अभी सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस पैराग्राफ। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे पूरा एक्चुअली मीनिंग भी लिख दिया हुआ है, क्या है, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टूवर्ड्स रहा तो वो कौन सा सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। यही अगर आउटवर्ड होता तो वहां पे हम डेफिनेशन करते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों का है इंपॉर्टेंट है। अब हम कहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स से अपना काम करवा लेते, कहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम करवा लेते हैं। अभी चलो ये कैसा कोरोना का टाइम चल ही रहा है, तो सबको पता रहेगा RT-PCR। तो RT-PCR में एक प्रोसेस होता है एम्पलीफिकेशन। आप लोगों के लेवल में फिलहाल इतना नहीं है, हाँ, पर साइंस 2 में पढ़ने वाले हैं हम, तो थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। तो उसमें जो कोरोना वायरस का RNA रहता है उसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं जब, तो उसी के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखना पड़ता है, ताकि वो बाहर की तरफ जा सके। तो क्या होता है, वो वॉल पर चिपक जाता है। ठीक है, वॉल पर चिपक जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम घर में देखेंगे, दही मथा जाता है, ठीक है, और छाछ, लस्सी, ये सब जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगता है। बीच में हमने रखा और चर्निंग वाला जो रहता है वो रखा, ऐसा फिर चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया, मतलब मथना स्टार्ट किया। तो देखो कैसा, जो भी बर्तन रहेगा अपना, या पॉट रहेगा, कोई भी पात्र रहेगा, तो देखो उसमें क्या होता है, सेंटर की तरफ से सारे लोग बाहर की तरफ जाते हैं। जो हमारा जो घी या जो नैनो जो निकलता है वो कहाँ जाता है, जिसको हम बटर समझो, जो भी थिक पार्ट रहता है वो देखो बाहर की तरफ जाता है। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब समझ चुके रहोगे आप लोग। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एप्लीकेशन भी समझा देता हूँ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं, मून चलो नेचुरल सैटेलाइट है, बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो देखो वो भी कैसा, अर्थ के आजू बाजू घूम रहे हैं, अर्थ के साथ में घूम रहे हैं। तो किस वजह से घूम पा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बड़ा एप्लीकेशन है, उसका याद रखना। ठीक है, अब एक अच्छा टॉपिक आ गया है, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ ये अपने नाम ही में बता देते हैं कि ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स में कुछ दिया रहेगा। ठीक है, केपलर्स ने 3 लॉ दिया हुआ है बेसिकली, इनके 3 लॉ है, और तीनों का इंपॉर्टेंस सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है, केपलर्स लॉ 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, और तीनों लॉ का इंपॉर्टेंस सर्कुलर मोशन में आ जाता है। तो सर्कुलर मोशन तो मालूम है सबसे ज़्यादा तो वही मोशन है, एक्चुअली सबसे सर्कुलर मोशन है। नेचुरली जितने मोशन चल रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन है, तो उसमें केपलर्स लॉ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम एक एक लॉ करके देखते हैं। सबसे पहला लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, मतलब पहले लॉ का नाम ही दिया केपलर्स फर्स्ट लॉ, बट इसका क्या एक स्टेटमेंट है। तो एक बार इस लोग स्टेटमेंट रीड करो, क्या है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। ठीक है, तो अब थोड़ा हम उलझ गए, सर्कुलर मोशन में तो सर्कल था, तो ये एलिप्स कहाँ से आ गया।
सर्कुलर मोशन में तो सर्कल था, ये एलिप्स कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली सर्कल एलिप्स लगभग सेम ही है, वो सर्कल ये ओवल, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एक्चुअली कोई भी चीज़ परफेक्ट सर्कल तो है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं, सॉरी, मतलब बहुत सारे मोशंस या अर्थ को देख लो परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, ओवल शेप में है, हम सब जानते हैं, ठीक है। ओवल शेप में तो इसका जो मोशन होता है ना, जो इतने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे अर्थ का सन के अराउंड ले लो, मून का अर्थ के अराउंड ले लो, या कोई और प्लैनेट का सन के अराउंड ले लो, तो कोई भी मोशन परफेक्टली सर्कल तो हमें जल्दी मिलता ही नहीं है, समझो, ठीक है। तो वो किस में रहता है? वो एलिप्स में घूमता है। देखो एलिप्स, अंडा जैसा, ठीक है, ओवल शेप, ठीक है। और ठीक है, तो एक्चुअली एलिप्स का ना मतलब ही यही है कि थोड़ा चपटा हुआ बट सर्कल, चपटा हुआ बट सर्कल, दबा हुआ बट सर्कल, ठीक है। तो इसका भी कहने का क्या मतलब था इनका? देखो ये ये अपना सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया। मैं आप लोगों को वही एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा मैं उससे रिलेट कर दूंगा। फिर उसके बाद ये अपना अर्थ हो गया, ठीक है, ये सन, ये अर्थ, ठीक है। तो अर्थ कैसा है अपना? थोड़ा चपटा हुआ, ठीक है, मतलब ओवल शेप में। अब क्या करना है? ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये कर रहा है रिवॉल्व 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 रिवॉल्व, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें टेढ़ा डायग्राम बना दिया है मैंने, बट एक्चुअली ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ये मैंने सही बनाया। ये एक एलिप्स में ही घूमता है वो, ठीक है, एलिप्स में ही रहता है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर बराबर नहीं बना है, बस समझ लेना आप लोग। तो एलिप्स में ही घूमता है। अब देखो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, देखो इसका जो डिस्टेंस है, ये और ये जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस कम ज़्यादा लग रहा होगा, तो होता भी ऐसा ही है। जो अपना सेंटर ऑफ पॉइंट है वो एक फोकाई हो गया, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो एक फोकाई, मतलब यहाँ पे जो सन है वो अपना सेंटर हो गया, वो एक फोकाई हो गया अपना। और ये जो रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस हो रहा है, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो अपना एलिप्स बन गया, ठीक है। सन is the foci, sun is the foci and revolution is the ellipse, मतलब revolution is forming the ellipse, ठीक है। तो सेंटर ये समझ गए होगे आप लोग ये। तो यही पॉइंट एक्चुअली कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है कि जो रिवॉल्यूशन जो होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, वो कभी भी एलिप्स में होता है, और इस एक पॉइंट जो होता है सेंटर, उसको हम फोकाई बोलते हैं, ठीक है। अब वापस रीड करो चलो स्टेटमेंट। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप सभी लोगों को बाय हार्ट करना है। देखो ये समझो आप लोगों का आज का होमवर्क ये, न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ोगे और साथ में कैपलर्स के तीनों लॉ के स्टेटमेंट याद करोगे, ठीक है, बाय हार्ट करोगे। इस देखो कभी भी कोई लॉ, प्रिंसिपल, सब चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो उसको एज इट इज रट्टा मार लेना चाहिए। देखो साइंस रटने का तो कौन सब्जेक्ट नहीं है, साइंस समझने का ही सब्जेक्ट है। बट जब भी कहीं साइंस में कोई भी लॉ, प्रिंसिपल मिलेगा, उसको एज इट इज रट्टा मार लो, ठीक है। एग्जाम्स के लिए भी अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ रट्टा मार ही लेना, तीन के तीनों लॉ। तो पहला लॉ आप याद करोगे, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिप्स में कौन रहता है? प्लैनेट। फोकाई कौन रहता है? सन। तो बस ये चीज़ याद रखना। और क्या हो गया? ऑर्बिट। बस ये 5 वर्ड में तो डेफिनेशन बसा हुआ है इसका, ऑर्बिट, प्लैनेट, एलिप्स, सन, फोकाई, बस यही डेफिनेशन है इसका। तो इसको सब लोग बाय हार्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ अभी सेकेंड लॉ पर। ये तीनों लॉ का हम बाद में बार रिविजन करेंगे, बट अभी बस समझ लेते हैं सेकेंड लॉ। तो देखो सेकेंड लॉ क्या बोला है अभी, जो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखो द लाइन, जो ये लाइन है मतलब जॉइनिंग द प्लैनेट, हमें यहाँ प्लैनेट है, एंड द सन, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो
ये एक लाइन हुआ, ठीक है, ये एक लाइन हुआ, द लाइन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। स्वीप्स मतलब क्या, पोछा बोलते हैं ना, वैसा कवर करना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कवर करना, तो क्या करता है, अगर समझो ये एरिया, देखो ये एरिया काफ़ी छोटा रहेगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस छोटा ही है, ये एक एग्जांपल समझ लो, अगर ये 2 मीटर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये 3 मीटर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैं सन अर्थ के बीच डिस्टेंस नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखने, देखो ये 2 मीटर तो ये 3 मीटर दिख ही रहा है, मतलब इतना डिफरेंस तो आ ही रहा है। तो यहाँ का जो एरिया फॉर्म होगा, तो यहाँ का जो समझो इतना एरिया फॉर्म हुआ, तो ये एरिया और यहाँ का भी समझो उतना ही, अगर हम एंगल ले हम, ठीक है, आर्क ले, तो ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये एरिया छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है अभी ये कैप्लर के सेकंड लॉ ने, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन केस अगर इसको इतना एरिया कवर करने में 5 मिनट लग रहा है, जिसका एरिया समझ लो 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये एरिया कवर करने में अगर 5 मिनट लग रहा है, जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी अगर ये 10 मीटर स्क्वायर है, ये 10 मीटर स्क्वायर है तो 5 मिनट लगेगा, अगर ये 20 मीटर स्क्वायर है तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल, देखो एरिया टाइम इक्वल है ये नहीं बोल रहा, बट इट विल कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग ये चीज, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद रखिए ये चीज। तो इसमें भी याद रखो क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइन, फिर प्लैनेट, सन, स्वीप्स, फिर ये सबसे इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड से बस दिमाग में बैठाइए, डेफिनेशन बन जाएगा। और ये डेफिनेशन तो एक्चुअली स्टेटमेंट है, लॉ है, तो इसको एज इट इज रट्टा मार लीजिए। अब थर्ड लॉ देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड लॉ जो है एक्चुअली वो न्यूमेरिकली है, ठीक है, वो न्यूमेरिकली है। तो एक लॉ बोला है, तो लॉ बोला है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब सही रहेगा ही रहेगा और हर जगह एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, तो इसमें क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड मतलब क्या, तो कुछ टाइम का इंटरवल रहता है। जैसे कि समझो अगर आपके स्कूल में 40 मिनट का पीरियड होता है, ठीक है, तो 40 मिनट एक पीरियड, ठीक है, तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम जो 40 मिनट है वो पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है अभी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल दिए टी, उसका क्या बोला है स्क्वायर, ठीक है, उसका क्या बोला हुआ है स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर। अब आगे क्या बोला हुआ है, अराउंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, प्रोपोर्शनल, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। किस पर प्रोपोर्शनल है ये, किस पर प्रोपोर्शनल है, वापस ध्यान से देखो आप लोग, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम जनरली अल्फाबेट यहाँ पे आर से लेते हैं, उसके क्यूब से रिलेटेड है ये। तो देखो क्यूब, तो याद रखो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम, आर क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। सो ये भी चलो बाय हार्ट कर लो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये तीनों लॉ आप लोग आज ही जस्ट आफ्टर आवर लेक्चर रट्टा मारोगे। देखो समझोगे, पढ़ोगे, ठीक है, पर रट्टा भी मारोगे, याद रखना है चीज़। तीन के तीनों लॉ और न्यूटन के भी तीनों लॉ आप लोग रट्टा मारोगे। तो मैंने बोला था कि कैप्लर्स के तीनों लॉ होने के बाद मैं आप लोगों के बाद शॉर्ट में रिवीजन करा दूंगा। तो एक बार देख लेते क्या था तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, इसका मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, इज एन एलिप्स विद द सन एट द फोकाई। तो जो सन है क्या है, वो एक अपना फोकाई हो गया, किसका, एलिप्स का, और जो प्लैनेट का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो क्या हो गया, एलिप्स हो गया। इन शॉर्ट सन इज द फोकाई, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज द एलिप्स, ठीक है, बस यही है फर्स्ट लॉ।
सेकेंड लॉ क्या था अपना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ का भी है डिस्टेंस कम है, यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी वो इक्वल एरिया को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आकर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पर जाने के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसी टाइम में उतना एरिया कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, तो देखने से हमें लग ही रहा है। ठीक है, फिर थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये तीनों थे हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ। अब आया चैप्टर का मेन पार्ट मतलब जो चैप्टर है एक्चुअली वो अब आया। इसके पहले हम उसको समझ रहे थे कि कौन सा चीज़ क्या है, मोशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, देन कैपलेट के तीनों लॉ क्या थे, हम सब समझ रहे थे। बट अब जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो यही है, क्या है वो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और मुझे इस पर ही आप लोगों से बात करनी थी। मैंने जो मिट्टी का एग्जांपल दिया था सबसे पहले, याद होगा मिट्टी का एग्जांपल, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जब हम मिट्टी को अपने हाथ में चिपकाए तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर स्टक इन आवर फिंगर, और जब हम इसको उल्टा करते हैं तो ये गिरता भी नहीं नीचे। तो इसको मैं पूछा था क्यों। तो अब याद रखना एक चीज़, देखो मैं रिपीट कर दो, सुनो ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स सारे पार्टिकल में होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स सारे पार्टिकल में होता है, सारे के सारे मैटर में होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, याद रखना ये बात को मैंने रिपीट की है, इस पर फोकस रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स सारे के सारे पार्टिकल में होता है, मतलब मेरे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब आपके अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब आपके बुक में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब आपके फोन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मतलब दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स रहता ही रहता है। अब सवाल आया, जब मेरे अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मैं आपको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ? आप वहाँ हो, मैं यहाँ, आपको खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ? या फिर आप यहाँ बैठे हो, आपके बाजू में आपकी मम्मी बैठी है, आप उनको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहे हो जब ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो सो द आंसर इज, आपके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, उनके अंदर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों दूसरे की तरफ नजदीक इसके लिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इन सबसे बड़ा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अर्थ का लग रहा हुआ है। ठीक है, और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ना कभी अकेले की बात नहीं होती, दो पार्टिकल के बीच की बात होती है, मतलब मैं और समझो ये पेन, तो हम दोनों के बीच की बात होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं अकेला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दो पार्टिकल में लगता है। बट अब वो अलग बात है, जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ वो आ जाएगा। अब देखो, मैंने बॉल को हवा में फेंका, ठीक है, आई थ्रो अ बॉल इन द एयर, तो क्या उस टाइम पर अर्थ बॉल पे जाके गिरता है? सुनने में फनी है बट क्या ऐसा होता है? नहीं, लेकिन बॉल अर्थ पर आ जाता है। देखो, मैंने आई थ्रो अ बॉल इन द एयर, अर्थ remains constant in its position but the ball bounce on the earth। समझ रहे हो, बॉल अर्थ पर गिरा, अर्थ बॉल पर नहीं गिरा। क्यों? तो बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ये समझो अपना है अर्थ, ठीक है, ये हो गया अपना इतना बड़ा अर्थ, ठीक है, और ये छोटा सा हो गया बॉल, शायद ये भी मैंने बहुत बड़ा बॉल बना दिया, ठीक है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये अपना अर्थ, ये अपना बॉल। तो बॉल में इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि वो अर्थ को अपनी तरफ खींच लेगा? बॉल में इतनी ताकत आने ही वाली नहीं है कि वो अर्थ को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, बट अर्थ के पास मास ज़्यादा है तो वो बॉल को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम बॉल को हवा में फेंकते हैं तो अर्थ बॉल पर नहीं गिरता, बॉल आकर अर्थ पर गिरता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता सबको थी बट रीज़न क्या था वो नहीं पता होगा आप लोगों को, इसलिए बताया मैं भी, ठीक है। और याद ही रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हर पार्टिकल में होता है, हर पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पर भी डिपेंड करता है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो किस तरह से डिपेंड करता है, वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा,
ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ आप अपने सारे के सारे डाउट हब पर पूछिए, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपका डाउट्स जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। सो पढ़िए और अपना होमवर्क याद रखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, और जितना मैंने आज पढ़ा है एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लीजिएगा। ओके, चलो बाय एंड टेक केयर।